बच्चों अभी हमने समझा खंड विकास अधिकारी को। अगर हम लोग लेखपाल की बात करें तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। कहीं भी पूछा जाए ये किस स्तर का सरकारी कर्मचारी है तो आप बताएंगे ये क्या है, ये ग्रामीण स्तर का सरकारी कर्मचारी है। कौन है सरकारी कर्मचारी ग्रामीण स्तर का? लेखपाल। ठीक है, तो गांव के स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि कौन है? लेखपाल, याद रखिएगा। ठीक है, क्या था 1906 तक एक व्यवस्था चलती थी। 1900 हम लोग जब आजाद नहीं हुए थे तो 1906 तक एक व्यवस्था चल रही थी। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव के लोग करते थे। लेखपाल के इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो भी काम करेगा गांव करेगा। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है, सरकार इसको वेतन देती है। तो भुगतान कौन कर रहा? सरकार। वर्तमान में इसका वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके अधिकार में 2 गांव भी हो सकते हैं, इसके अधिकार में 1 गांव भी हो सकते हैं, इसके अधिकार में 4 गांव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है गांव बड़े हैं कि छोटे। 1 2 3 4 गांव तक हो सकते हैं। एक लेखपाल को अधिकतम 4 गांव से ज्यादा वैसे नहीं दिया जाता है, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, अब इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो गांव की खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं। अगर आप इसके अधिकारों को जानना चाहें तो क्या है, इसके अधिकारों में क्या है? खेती संबंधी कागजात इसके पास होते हैं। ठीक है, इसके पास लैंड रिकॉर्ड रहता है, मतलब भू अभिलेख होता है। यदि कोई किसान अपने जमीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल को सरकारी शुल्क चुकाना होता है और लेखपाल उसके बदले में उसे जानकारी प्रोवाइड करा देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए जमीन के संबंध में जानकारी कौन प्रोवाइड करता है? अगर किसी किसान को अपनी जमीन के संबंध में जानकारी चाहिए, ठीक है, अगर एक किसान है और वो लेखपाल के पास जाता है जमीन के संदर्भ में जानकारी, जमीन के संदर्भ में जानकारी, तो ये जानकारी कौन देगा? लेखपाल देगा। ठीक है, लेखपाल देगा, लेकिन बदले में शुल्क लेगा। बदले में सरकार ने एक फीस तय कर रखी है, बदले में शुल्क लेगा, नहीं तो हर कोई कुछ भी मांगने लगेगा उससे। ठीक है, तो एक शुल्क देना पड़ता है, शुल्क देकर आप जानकारी उससे ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लेखपाल के पास जो ये खेती संबंधी कागजात होते हैं, इन कागजातों में खेत का नाम होता है। ठीक है, कितना लगान लिया जा रहा है वो इकट्ठा होता है, मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, और नंबर, ये सब चीजें उसके पास सेव रहती है। ठीक है, अब जैसे किसी की फसल खराब हो गई, ये काम क्या करता है? अगर मान लो किसी सरकारी सॉरी किसी प्राकृतिक वजह से अगर फसल खराब हो जाए, अगर फसल खराब हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, खराब हो जाए तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा मिलता है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा मिलता है। ठीक है, तो सरकार इसी के आधार पर ही मुआवजे का निर्धारण करती है। ठीक है, गांव के खेत, रास्ते, सड़क, नदी, तालाब, बाजार, मकान, इसके पास हर एक जानकारी होता है। ठीक है, तो अगर खेत की आपको कोई जानकारी लेनी है, खेत का नाम लेना है, उसकी जानकारी के बारे में पता करना है, ठीक है, तो लेखपाल का काम होता है कि वह हर साल खेती की माप करता है। क्या करता है? यह हर साल खेतों की माप करता है। ठीक है, नाप करता है मतलब। ठीक है, और फिर उसको अपने नक्शे में वो रजिस्टर नोट करता है। ठीक है,
अब इसकी जो खेत माप करता है, इसकी दो नकल होती है, इसकी दो प्रतियां होती हैं, इसकी दो प्रतियां बनाई जाती हैं उस नकल की। एक जो नकल का होता है रजिस्टर, है ना, वो एक ही स्थान पर पूरा लिख देता है, इसे हम जमाबंदी कहते हैं। जो दो प्रतियां हैं इसको जमाबंदी कहते हैं। पूछ ले जमाबंदी क्या है? हर साल खेती की माप की जाती है और फिर उसकी दो प्रतियां बनाई जाती हैं, दो प्रतियों को ही जमाबंदी कहते हैं। ठीक है, एक प्रति कहां पर होती है? एक प्रति रहती है तहसील में, एक प्रति रहती है इसकी तहसील में, और जो दूसरी प्रति होती ना, ये रहती है उसके उसी के पास, वो लेखपाल के पास ही रहती है। जो सेकंड प्रति किसके पास रहती है? लेखपाल के पास रहती है। ठीक है, हर 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। नोट करके आप इसे मेंशन करेंगे, नोट लिख लीजिए, लिख लीजिए, प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण होता है, जमाबंदी का नवीनीकरण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप आ सकता है। ठीक है, जमाबंदी कैसे होती है? दो प्रतियां बनाते हैं। ठीक है, अगर कहीं प्राकृतिक वजह से फसल नष्ट हो जाए तो कौन निर्धारण करेगा? यही करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जमीन के संदर्भ में आप किसी किसान कोई जानकारी मांगता है तो बदले में शुल्क लेगा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रामीण स्तर का सरकारी अधिकारी कौन है? तो लेखपाल है, आप बताएंगे। ठीक है, अब आजकल ये जो जमाबंदी वाला काम है, ये आजकल ये काम कंप्यूटर द्वारा होता है। आजकल ये काम क्या कंप्यूटर के द्वारा किए जाने लगे। इससे क्या होता है? इससे किसान कम समय में अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी ले लेता है। तो कंप्यूटर से क्या हुआ? समय की बचत होती है और किसान को कम समय में ही पूरी जानकारी मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है लेखपाल के संदर्भ में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करता है और फिर उसके बाद डाक उसको तहसील भेज देता है। जैसे ये निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, भूमि अभिलेख है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, या किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इनकी प्रतियों को प्रमाणित करता है। इनकी प्रतियां क्या करता है? वो प्रमाणित करता है, अटेस्टेड करता है कि भैया इसके संदर्भ में ये जानकारी ये सही है गलत है, वो यही बताता है। और फिर इसको तहसील वापस भेज देता है, फिर इसको तहसील भेजता है। ठीक है, ओके। तो गांव के नक्शे में एक क्रमांक होता है भूमि के लिए, मैंने शायद यहाँ बताना आपको भूल गया। जो खेती संबंधी कागज होते हैं, खेत का नाम होता है, तो यहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, खेत के नाम के साथ ही यहीं पर, ठीक है, खेत के लिए एक क्रमांक होता है, एक क्रमांक होता है। ठीक है, इस क्रमांक को, ये जो क्रमांक होता है खेत के नाम का क्रमांक, इसको खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बच्चों खसरा कहते हैं। ठीक है, अब इस खसरे का काम क्या होता है? इस खसरे का काम होता है, इस खसरे में प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों का विवरण होता है। खसरे में प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों का रिकॉर्ड होता है, इसी खसरे में रखा जाता, दर्ज करा जाता है। इसी के आधार पर सरकार बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। तो बोए गए क्षेत्र की जानकारी किससे पता लगती है? इस खसरे के आधार पर। ठीक है, इसी के आधार पर वो एक ग्रामों के लिए खतौनी भी तैयार करता है। ठीक है, खतौनी, तो खसरा खतौनी दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको लैंड के बारे में जानकारी मिलती है, वो खतौनी भी तैयार करता है। ठीक है,
अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है कि लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। लेखपाल किस अधिनियम के तहत आता है? तो आप बताएंगे कि ये आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में इसका उल्लेख किया गया। याद रखिएगा 1901 की धारा 23 में इसका उल्लेख है। ठीक है। लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है? अगर पूछा जाए इसका ट्रांसफर कौन करेगा, ठीक है, तो इसका ट्रांसफर परगना अधिकारी करता है। परगना अधिकारी, जिसे हम लोग सहायक कलेक्टर कहते हैं। वर्तमान में से सहायक कलेक्टर कहते हैं। ठीक है। अब लेखपाल के कार्यों का विवरण कहाँ है? इसके कार्यों का विवरण क्वेश्चन पूछा सकता है, लेखपाल के कार्यों का विवरण कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना, कहां पर लिखा हुआ है? तो बताएंगे लैंड रिकॉर्ड मैन्युअल में। कहां लिखा है? ये लिखा हुआ है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में इसके कार्यों का विवरण रखा गया है। यूपी में ये जो लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? यूपी में लेखपाल सेवा नियमावली, लेखपाल तो पहले से था लेकिन इसकी नियमावली कब बनाई गई? तो बताइएगा कि 2006 में बनी है सर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या 2006 में बताया गया कि भैया इस नियमावली का क्या कि समूह गा का पद है। किसका है? समूह गा का पद है लेखपाल का पद। ठीक है। और राजस्व परिषद के अधीन है। किसके अधीन है ये राजस्व परिषद के अधीन है। ठीक है। इसी में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया की बात की गई है। इसी में यूपी लेखपाल सेवा नियमावली भर्ती और चयन प्रक्रिया की बात की गई है। तो ये तीन चीजों को आप बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि लेखपाल जो पड़ताल करता है उसको क्या कहते हैं? लेखपाल की पड़ताल का मतलब क्या है? क्या होता है? लेखपाल गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। लेखपाल क्या करता है? लेखपाल प्रत्येक वर्ष, ठीक है, खेत का निरीक्षण करता है। इसी निरीक्षण को क्या बोलते हैं? इसी निरीक्षण को पड़ताल कहते हैं। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? पड़ताल कहते हैं। ठीक है। अब ये पड़ताल कितनी बार होती है? 3 बार। फसल है तो 3 बार करता है। पड़ताल कितनी बार होती है? एक वर्ष में 3 बार, क्योंकि 3 ऋतु है। ठीक है। 3 बार में पहली कब? पहली जो करता है वो खरीफ। ठीक है, खरीफ की पड़ता, खरीफ की फसल के लिए। जो दूसरी करता है वो रबी पड़ताल कहलाती है, रबी की फसल के समय पर करता है। और जो तीसरी पड़ताल करता है वो उसे जायद पड़ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद पड़ताल कहते हैं। पड़ताल। ठीक है, याद रखना ये बात को। मैंने आपको बताया था खसरा के बारे में। खसरा एक कानूनी दस्तावेज किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जाने वाली फसलों का विवरण रखा जाता है। ठीक है। तो लेखपाल के 2 इंपॉर्टेंट काम है। एक तो खसरा को मेंटेन करना है। यहां पर मैंने लिखा है खेत का एक नाम दिया जाता है, एक क्रमांक दिया जाता है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं? उस क्रमांक को ही हम खसरा कहते हैं। खसरा में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी के आधार पर पता लगता है कि कितना क्षेत्रफल बोया गया है उस वर्ष उस एरिया में। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? जब आप खसरा निकलवाएंगे तो उसमें कितने खाने होते हैं? खसरे में कुल खाने, जब आप कागज लेके आएंगे तो उसमें कुल खाने कितने होते हैं? खानों की संख्या कितनी होती है? 22 खाने होते हैं। ठीक है। और खतौनी में कितने होते हैं? खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो बच्चों यहां पर 13 खाने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। एक बार तो पूछ लिया गया था, पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बता देंगे वहां पर शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। और बाद में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल। पहले लेखपाल को पटवारी कहते थे। पटवारी, पटवारी नाम कब मिला था? शेरशाह सूरी के समय से चल रहा है। उसके बाद क्या बना? इसका नाम लेखपाल हो गया। लेखपाल किसके समय पर हुआ अगर कोई पूछा जाए? जो चौधरी चरण सिंह ने किया था। चौधरी चरण सिंह के द्वारा। ठीक है, उस समय किया गया था। तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में एक वार्षिक रजिस्टर बोला गया है। ठीक है। उस वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं? भू राजस्व अधिनियम जो है, भू राजस्व अधिनियम, अधिनियम में धारा 33 में एक वार्षिक रजिस्टर की बात की गई। और इस रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको खतौनी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। जब आप दाखिल खारिज करते हैं, जैसे म्यूटेशन कहते हैं, जब कोई जमीन को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसका दाखिला खारिज करा जाता है। दाखिला खारिज, जिसको आप इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हो। मतलब अब उसका मालिक बदल रहा है, उसमें संक्रमण किसी और का हो गया। ठीक है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, मतलब भूमि का मालिक बदल जाता है। जब भूमि के कब्जे में बच्चों परिवर्तन होता है तो समझ लीजिएगा उसका क्या होगा। जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं, कोई घर के लिए जमीन, तो उसका दाखिल खारिज कराया जाता है उस भूमि का। ठीक है। अगर वो एग्रीकल्चर भूमि, मतलब खतौनी में जोतदार का नाम बदल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतौनी में जमीन का मालिक या उसका जो जोतदार होता है वो बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दाखिल खारिज। इस पर क्वेश्चन आपको मिलना ही है, मिलता है मोस्टली। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है कृषि वर्ष। याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष अलग है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया कि अधिकार अभिलेख क्या है? अधिकार अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब खसरा और प्लस खतौनी को आप सम्मिलित रूप दे दें, दोनों को जोड़ दें, तो उसको हम अधिकार अभिलेख कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये भूलेख निरीक्षक है। कौन? लेखपाल। पूछा जाए लेखपाल कौन है, तो ये भूलेख निरीक्षक भी कहते हैं इसको। इसको आप भूलेख निरीक्षक भी कह सकते हैं बच्चों, इतना याद रखिएगा। तो भूलेख निरीक्षण का काम लेखपाल खसरा और खतौनी की जांच के थ्रू करता है। पूछा जाए लेखपाल भूलेख निरीक्षण किसके द्वारा करता है, तो याद रखिएगा ये काम दो चीजों से करता है, खसरा और खतौनी के द्वारा भूलेखों का निरीक्षण करता है। ठीक है। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है पूछ ले तो बता दीजिएगा। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारी लेखपाल। ठीक है। और तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार होता है। ठीक है। अमीन कौन होता है अगर पूछा जाए? अमीन, अमीन क्या था ना, अमीन की कोर्ट में थे। अमीन, अमीन क्या करता है? भू राजस्व की वसूली करता है। भू राजस्व की वसूली कौन करता है? ये अमीन के द्वारा की जाती है, अमीन। ठीक है। एक और
तहसील दिवस कब मनाते हैं? याद आ गया मुझे। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? इसका कब होता है? हर महीने होता है, लेकिन कब? प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को। पहले और तीसरे मंगलवार को। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 10 बजे आप सुबह पहुंच जाएं। प्रातः 10 बजे से इसका आयोजन होता है। जनता की शिकायतों को सुना जाता है और उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी किसी एक जगह पर उपस्थित होते हैं। सारे बड़े अधिकारी आते हैं तहसील दिवस के दिन। ठीक है, पर्टिकुलर तहसील में वो दिवस हो रहा होता है इसलिए। तो सब हर तहसील का दिवस की कोशिश ये की जाती है कि थोड़ा अलग अलग समय पर हो। तो प्रातः 10 बजे से शुरू हो जाती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं चकबंदी क्या है।